पीएम मोदी के चीन जाने के पहले जिनपिंग का बड़ा तोहफा वो किया जो ट्रंप मुनीर राहुल ने सोचा भी नहीं होगा। भारत में खड़े होकर चीन के विदेश मंत्री ने ट्रंप की धमकियों की कैसे बैंड बजा दी वो आज आपको दिखाऊंगा। पहले जयशंकर, फिर डोवाल। चीन के विदेश मंत्री से भारत की कौन सी सीक्रेट डील हो गई है। इधर ज़ेलेंस्की के साथ बैठे थे ट्रंप, उधर पुतिन ने अमेरिका की घनघोर बेइज्जती कैसे कर दी, और सीज फायर एक्सपर्ट ट्रंप की गजब छीछा लेदर खुद को कैसे ऐसा एक्सपोज किया कि कांग्रेस के दावे की हवा निकल गई। आज सब आपको पहले बताने वाला हूं। देखिए, इधर इंडिया चाइना की दोस्ती और उधर डोनाल्ड ट्रंप की छीछा लेदर। इस वक्त इन दो खबरों से पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। इधर भारत से जो तस्वीरें आई हैं, उधर अमेरिका में जो सीन दिखा है, उसे देखकर बहुतों के दिल जल रहे हों। कुछ देर पहले ही चीन के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। चीन भारत से दोस्ती करने के लिए बिछा पड़ा है बॉस। उधर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अकेले पड़ते चले जा रहे हैं। ट्रंप को पुतिन धोकर चले गए। अब ज़ेलेंस्की और यूरोप के नेताओं ने ट्रंप को धो डाला, और जिस वक्त यह मीटिंग हो रही थी उस वक्त पुतिन अलग इनकी छिछालेदर कर रहे थे ट्रंप की। ये दोनों तस्वीरें ट्रंप, मुनीर और राहुल गांधी तीनों के लिए कैसे झटका है, आज ये आपको बताऊंगा। क्योंकि जो राहुल गांधी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की वजह से चीन और पाकिस्तान साथ आ गए, वो आज ये देख लें कि कैसे चीन सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत से दोस्ती करने के लिए भयंकर हाथ पैर मार रहा है। चीन के विदेश मंत्री आज एनएसए अजीत डोभाल से मिले, बॉर्डर को लेकर बातचीत हुई। इसके बाद पीएम मोदी से मिलने के लिए चीन के विदेश मंत्री गए। नरेंद्र मोदी आमतौर पर ऐसे कभी किसी विदेश मंत्री से 1-to-1 मुलाकात नहीं करते। भाई, विदेश मंत्री आते हैं, विदेश मंत्री से मिलकर चले जाते हैं। लेकिन चीन के विदेश मंत्री से पीएम मिले। जैसे अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे चाइना, तो वहां जिनपिंग से मिले थे। चीन के विदेश मंत्री को खुद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने पीएम मोदी के पास भेजा। वो जिनपिंग का न्योता लेकर नरेंद्र मोदी के पास गए थे। नरेंद्र मोदी को इसी महीने के आखिर में चीन जाने का प्लान था, तो विदेश मंत्री इनवाइट करने गए कि आइए बॉस, आइए एससीओ में आप भी आइए, चाइना आइए, जबरदस्त स्वागत होगा। एक तरफ तो भारत चीन की जबरदस्त जुगलबंदी चल रही है, उधर अमेरिका में बैठे बैठे ट्रंप की छीछालेदर हो रही है। ट्रंप खुद को दुनिया का बादशाह समझते हैं। ज़ेलेंस्की और यूरोप के नेताओं को ट्रंप ने अपने दरबार में बुलाया कि जो ट्रंप कहेंगे वो सब मान लेंगे। लेकिन ट्रंप की बात न पुतिन ने मानी, न ज़ेलेंस्की और यूरोप के नेता ट्रंप की बात मान रहे। ट्रंप की हालत यह हो गई कि जो ट्रंप खुद को सीज फायर का चैंपियन बताते रहते हैं, वो ट्रंप आज की डेट में कह रहे हैं कि वो तो सीज फायर करवाते ही नहीं, सीज फायर का वर्ड भी नहीं बोलते, वो तो युद्ध रुकवाते हैं। सच यह है कि ट्रंप रूस यूक्रेन का सीज फायर तक नहीं करवा पा रहे, जबकि इन्हीं ट्रंप की बातों को लेकर हमारे यहां राहुल गांधी जैसे नेता और उनका पूरा इकोसिस्टम बार बार कहता रहा कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। ट्रंप की कैसे छीछा लेदर हो रही है, कैसे इंडिया चाइना की दोस्ती से दुनिया में तूफान आ गया है, चीन भारत के लिए कौन से तोहफे जो है वो निकाल कर ले आया है, कैसे भारत की दोस्ती के लिए चीन कस्में खाने में जुटा है, जयशंकर को रूस भेजकर पीएम मोदी ने क्या नया प्लान बनाया है, आज आपको यह सब देखना चाहिए। लेकिन पहले जियो पॉलिटिक्स में जो भयंकर हलचल है उसका एक ट्रेलर देखें। मोदी दीवार बन के खड़ा है। We must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Singapore-China-India relationship serves the fundamental and long-term interests of both of our countries. सबसे पहले वो तस्वीरें देखिए जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। ये इस वक्त की जियोपॉलिटिक्स की, भारत की डिप्लोमेसी की सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि ऐसा कम ही होता है कि पीएम मोदी किसी देश के विदेश मंत्री से ऐसे 1-to-1 मिले। लेकिन जिस तरह से चीन भारत को अहमियत दे रहा है, संबंध सुधारने की कोशिशें कर रहा है, उसको देखते हुए पीएम मोदी ने भी चीन के विदेश मंत्री को मुलाकात का वक्त दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खास तौर पर चीन के विदेश मंत्री को भारत भेजा है कि वो पीएम मोदी को चीन यात्रा के लिए ग्राउंड तैयार कर सके। चीन ने अपने विदेश मंत्री को भारत भेजकर यह मैसेज दिया कि पीएम मोदी का चीन आना चीन के लिए कितना खास है, और पीएम मोदी चीन के स्पेशल गेस्ट हैं।
क्योंकि अक्सर ऐसे बड़े दौरे से पहले मेजबान देश अपने कृषि प्रतिनिधि को भेजता है, जैसे पीएम मोदी ने एनएसए डोभाल को रूस भेजा था, ताकि वो इस साल रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे का ग्राउंड तैयार कर सके। इसी को देखते हुए चीन ने भी ऐसा ही किया। चीन के विदेश मंत्री के साथ बैठक में पीएम मोदी ने भी पक्का कर दिया कि वो एससीओ की मीटिंग के लिए अब चीन जा रहे हैं। यानी अब ये ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन लग गई है, इस बात पर मिल गई है इस बात की कि पीएम मोदी चीन जाएंगे। और ये वो खबर है जो हमने आपको करीब 10 दिन पहले बता दी थी कि पीएम मोदी चीन जाने वाले हैं। चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि विदेश मंत्री वांग यी से मिलकर खुशी हुई। पिछले साल कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मेरी मुलाकात के बाद से भारत और चीन के संबंधों में एक दूसरों के हितों को और संवेदनशीलता के सम्मान के साथ निरंतर प्रगति हुई है। मैं शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में होने वाली हमारी मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर उम्मीद के मुताबिक रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि में अहम योगदान देंगे। लेकिन पीएम मोदी की चीन के विदेश मंत्री से यह मुलाकात ऐसे ही नहीं हो गई। इसके पहले आप याद कीजिए कि पहले कल जयशंकर मिले थे विदेश मंत्री। उसके बाद पीएम मोदी से मुलाकात के पहले चीनी विदेश मंत्री ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। सब कुछ ठीक चला है तब पीएम मोदी मिले हैं चीन के विदेश मंत्री से। यह मुलाकात जो हुई अजीत डोभाल की, वो हैदराबाद हाउस में हुई और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर बातचीत हुई। यह मुलाकात 24वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता के तहत हुई, जिसका मकसद भारत चीन सीमा के विवाद को सुलझाना और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर तनाव कम करके शांति स्थापित करना है। मुलाकात के दौरान अजीत डोभाल ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों में सुधार हो रहा है, जो कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बनी सहमति की वजह से हुआ। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी कहा कि अगर दोनों देश आपस में और ज्यादा सहमति बनाते हैं तो यह भारत और चीन दोनों के लिए अच्छा होगा। यानी बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत आगे बढ़ रही है, क्योंकि चीन को भी समझ में आता है, सबको पता है कि चीन कब जाने में के पीछे पड़ा रहता है। लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया कि भाई बॉर्डर पे ये सब करोगे तो फिर ये दोस्ती नहीं हो सकती, ये तमाशा ना करना। मौका मांग रहे हो तो दे रहे हैं। और भारत और चीन के बीच यही सबसे बड़ा मसला रहता है, बॉर्डर वाला। सुनिए चीन के विदेश मंत्री से मीटिंग के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने क्या कहा, फिर आपको बताता हूं कि चीन यहां भारत में खड़ा होकर कैसे ट्रंप को ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है कि ट्रंप को भी सुन के लगेगा कि क्या ही हो रहा है। लेकिन पहले अजीत डोभाल को सुनिए। And I'm very happy that since then, in the last about 9 months, there has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. And we are most grateful to our leaders who, in Kazan, in October last, were able to set a new trend. I'm very hopeful that like the last one, this 24th Special Representative level talks would be equally successful. Our Prime Minister will be visiting for the SCO summit shortly. भारत और चीन को साथ देखकर अमेरिका ऐसा अलबला गया कि ट्रंप के मंत्री, ट्रंप के सलाहकार, ट्रंप के करीबी सब मिलकर धमकी पर धमकी देने में जुट गए। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नबारो ने भारत को रूस से तेल खरीदने और चीन के साथ रिश्ते सामान्य करने पर भी धमकी दे दी। पीट नबारो ने भारत को सीधे सीधे चेतावनी दी कि अगर भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार बनकर रहना चाहता है तो उसे व्यवहार भी वैसा ही करना होगा। तुम सिखाओगे हमको कि भारत कैसा व्यवहार करेगा। नबारो ने कहा कि अगर भारत, रूस और चीन दोनों से रिश्ते मजबूत करता है अगर भारत, तो अमेरिका के लिए भारत को आधुनिक हथियार सौंपना जोखिम भरा हो सकता है। अब इनको याद आ रहा है कि भारत इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। टैरिफ लगाते वक्त ध्यान नहीं आया था, तब तो सोच रहे थे कि भाई हम जैसा बोलेंगे भारत कर देगा, भारत अपने हिसाब से चलता है। तो अब कह रहे हैं कि चीन से काहे दोस्ती कर रहे हो, पाकिस्तान से तुम दोस्ती कर रहे हो। हमने पूछा कि मुनीर को क्यों लंच करा रहे हो। इनको यह बात याद नहीं आई जब भारत पर टैरिफ लगा रहे थे। इनको तब यह बात याद नहीं आई जब मुनीर को ये लोग लंच करवा रहे थे। ट्रंप के लोग तो फ्रस्ट्रेशन में इसलिए धमकियां देने पर आ गए। लेकिन आप चीन को देखिए कि चीन के विदेश मंत्री ने भारत में खड़े होकर अमेरिका को कह दिया कि यह सब धौंस नहीं चलेगी।
चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका को सुना दिया कि दुनिया में एक तरफा दबाव और धौंस की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन अब दुनिया बदल रही है और किसी का एक तरफा फैसला नहीं चलेगा। वांग यी ने कहा कि यह जरूरी है कि भारत और चीन इस समय एक दूसरे को प्रतिद्वंदी या खतरा ना समझे। दो सबसे बड़े विकासशील देशों के रूप में चीन और भारत को वैश्विक जिम्मेदारी की भावना दिखानी चाहिए। यानी चीन अमेरिका को सुना रहा है कि धौंस ना दिखाओ हमको, और चीन तो ट्रंप को सुना ही रहा है। उधर अमेरिका के अंदर भी ट्रंप की भयंकर छीछा लेदर हो रही है, जिसके बारे में आगे बताऊं। पहले चीन के विदेश मंत्री को सुन लीजिए, जो कह रहे हैं कि जो बीत गया सो बीत गया। अब पीएम मोदी और शी जिनपिंग के नेतृत्व में दोनों देश के रिश्ते सुधर रहे हैं। The setbacks we experienced in the past few years were not in the interests of the people of our two countries. And then in October last year, President Xi Jinping and Prime Minister Modi had an important meeting in Kazan. That meeting pointed the direction for the development of our bilateral relations and provided impetus for the proper settlement of the boundary question. The Chinese side attaches great importance to the Prime Minister's visit to China to attend the SCO summit. History and reality proves once again that a healthy and stable China-India relationship serves the fundamental and long-term interests of both of our countries. आप सुन रहे हैं, चीन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा को हम बहुत अहमियत देते हैं और चीन और भारत की दोस्ती रहती है तो दोनों देशों के लिए अच्छा रहता है। आप यह भी देखिए कि चीन भारत से दोस्ती की सिर्फ कस्में ही नहीं खा रहा, बल्कि चीन भारत के लिए वो सब करने जा रहा है जो उसने अमेरिका के लिए भी नहीं किया था। जिस रेयर अर्थ के लिए अमेरिका चीन से गिड़गिड़ा रहा था, वो रेयर अर्थ चीन अब भारत को देने के लिए एक झटके में तैयार हो गया है। रेयर अर्थ हो या फिर फर्टिलाइजर हो या फिर हेवी मशीनरी हो, चीन ने साफ इशारा कर दिया है कि वो भारत से दोस्ती के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसी साल अप्रैल में चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात को सीमित कर दिया था। भारत चीन से करीब 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंपोर्ट करता है। भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इंपोर्ट चीन से ही करता है। इसी तरह चीन ने 2023 में फर्टिलाइजर के निर्यात को बंद कर दिया था। भारत के कुल यूरिया इंपोर्ट की 26% सप्लाई चीन से होती है। चीन ने भारत को भेजे जाने वाली टनल बोरिंग मशीन्स के निर्यात पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन अब चीन यह भरोसा दे रहा है कि भाई क्या बात कर रहे हो, तीनों चीजों की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, हम ले जाओ। गजब ही हो रखा है भाई। जिस रेयर अर्थ मैग्नेट्स की हम बात कर रहे हैं, आप उसकी अहमियत समझिए कि चीन अगर भारत के लिए अपने रेयर अर्थ रिसोर्स से जुड़ी पाबंदियां हटाएगा तो यह कितनी बड़ी बात होगी। दरअसल चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार है। चीन अभी फिलहाल 69% रेयर अर्थ मिनरल कंट्रोल करता है दुनिया का। चीन 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का खनन और 90% एलिमेंट्स की रिफाइनिंग करता है। यानी रेयर अर्थ से जुड़े रिसोर्स पर चीन का दुनिया में वर्चस्व है। यह चीन की ताकत है। दुनिया में जो हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, ड्रोन, बैटरी स्टोरेज, इन सब के लिए रेयर अर्थ रिसोर्स लगते हैं। इसलिए रेयर अर्थ रिसोर्स आज की तारीख में किसी सोने के भंडार से कम नहीं है और ये हर जगह मिलते नहीं, इसलिए उन्हें रेयर अर्थ कहा जाता है। तो भारत के लिए, ये भारत की ऑलरेडी रॉकेट बनी हुई इकोनॉमी के लिए एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि चीन कह रहा है कि भाई हम तैयार हैं, ले जाओ हमारे यहां से रेयर अर्थ, ले जाओ हमारे यहां से तुम फर्टिलाइजर। अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी रेयर अर्थ मटेरियल्स की अपनी जरूरतों के लिए चीन पर निर्भर रहता है। अगर चीन ने यह सप्लाई रोक दी तो अमेरिका के लिए भी दिक्कत आ सकती है। अप्रैल में जब चीन ने रेयर अर्थ रिसोर्सेज के निर्यात को सीमित किया था, चीन ने यह फैसला अमेरिका को टारगेट करने के लिए किया था। लेकिन इसकी चपेट में भारत और बाकी देश भी आ गए, क्योंकि अमेरिका ने चीन के प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। जवाब में चीन ने यह भी एक्शन लिया कि अमेरिका टेंशन में आ गया, क्योंकि ऐसा दावा है कि अमेरिका 70 से 80% रेयर अर्थ मटेरियल चीन से ही मंगवाता है। यहां तक कि अमेरिका में F-35 जैसे फाइटर जेट हो या घातक ड्रोन, सब में चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। इसलिए भी ट्रंप की हैसियत नहीं होती कि वो चीन पर कहे कि मैं तुम पे इतना एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहा हूं, वो लगा रहा हूं। बहुत सोच के बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि रेयर अर्थ मटेरियल नहीं मिलेगा तो अमेरिका में भी बवाल मच जाएगा। अमेरिका के लिए रेयर अर्थ रिसोर्स कितने अहम है, इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जून में जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने चीन से डील कर ली,
तब ट्रंप ने कहा था कि चीन अमेरिकी कंपनियों को रेयर अर्थ एलिमेंट देगा और बदले में अमेरिका चीन के छात्रों को अमेरिकी कॉलेज में पढ़ने की इजाजत देगा। लेकिन अब चीन बिना किसी शर्त के अपने रेयर अर्थ रिसोर्सेज के दरवाजे भारत के लिए खोलने को तैयार हो गया। जाहिर है चीन के इस ऐलान से ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ट्रंप सोच रहे थे कि हम डेड इकोनॉमी बोल देंगे, टैरिफ लगा देंगे, भारत की इकोनॉमी गिर जाएगी। बड़ी बड़ी एजेंसियां कह रही हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा भारत को, और जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में रिफॉर्म से ही उससे कहीं ज्यादा का मामला सेट कर दिया है। और अब अगर ये रेयर अर्थ मिलना शुरू हो गया, फर्टिलाइजर्स की सप्लाई बढ़ गई, तो भारत का कृषि क्षेत्र से लेकर भारत का बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो बिजनेस है वो भी इतना तेजी से बढ़ेगा कि ट्रंप के टैरिफ का कोई फर्क ही नहीं पड़ना बॉस। और दोस्ती के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए अगर चीन भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई करेगा, वो एक तरफ भारत से दोस्ती निभाएगा और ट्रंप से दुश्मनी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया हुआ है। ट्रंप को लग रहा है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ चीन अगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लाकर भारत की मदद करेगा, देकर भारत की मदद करेगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा रफ्तार मिलेगी। आज ही संसद में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने माना कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर चीन की पाबंदियों की वजह से भारत को नुकसान हो रहा है। भारत की घरेलू इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है, सप्लाई चेन रुकी हुई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कतें आ रही हैं। मंत्री जितिन प्रसाद ने यह भी बताया कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई के लिए भारत दूसरे देशों से बात भी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जाम्बिया, पेरू, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मालवी जैसे देश के साथ द्विपक्षीय समझौते किए जा रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि चीन ने रोक लगाई तो भारत हाथ पे हाथ धर के बैठ गया। भारत भी चीन का विकल्प तलाश रहा था, लेकिन चीन ने कहा कि भाई अपन दोनों दोस्त, मेरा माल तेरा माल, दोनों एक कप में कॉफी पिएंगे। मतलब ऐसा वाला हिसाब है, लेकिन ले जाओ वैसा वाला चीज अभी चल रही है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार खुद भी रेयर अर्थ मटेरियल की खोज में लगी हुई। जैसे अरुणाचल प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बड़ा भंडार मिलने का दावा किया गया। जून में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में नियोडीमियम का भंडार मिलने का अनुमान जताया है। नियोडीमियम एक अहम रेयर अर्थ एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों में किया जा सकता है। इसी तरह असम और मेघालय में भी रेयर अर्थ एलिमेंट से भरपूर मिट्टी मिली है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार मिलने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे देश के 1200 से ज्यादा स्थानों पर क्रिटिकल मिनरल की खोज ऑलरेडी चल रही है। एक बार उसको भी सुनिए, फिर बताता हूं कि और क्या चीन ऐसा कर रहा है जो भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज पूरा विश्व क्रिटिकल मिनरल को लेकर के बहुत ही सतर्क हो गया है। उसके सामर्थ्य को लोग भली भांति समझने लगे हैं। कल तक जिस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था, वो आज सेंटर स्टेज पे है। हमारे लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता बहुत अनिवार्य है। एनर्जी का सेक्टर हो, इंडस्ट्री का सेक्टर हो, रक्षा क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र हो, आज क्रिटिकल मिनरल्स की टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अहम भूमिका है। और इसलिए नेशनल क्रिटिकल मिशन हमने लॉन्च किया है। 1200 से अधिक स्थानों पर खोज का अभियान चल रहा है और हम क्रिटिकल मिनरल में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अलावा चीन ने फर्टिलाइजर की सप्लाई को लेकर भी भारत को भरोसा दिया है। भारत दुनिया में फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा आयातक है, इंपोर्टर है। साल 2023 तक चीन बड़ी मात्रा में भारत को फर्टिलाइजर सप्लाई करता था, लेकिन फिर चीन ने भारत समेत कई देशों को फर्टिलाइजर देने पर रोक लगा दी। इसी साल जून में चीन ने यह रोक हटाई, लेकिन भारत पर यह फर्टिलाइजर यानी खाद देने पर रोक को जारी रखा। अब चीन भरोसा दे रहा है कि फर्टिलाइजर भी देंगे। भाई, चीन भरोसा तो दे रहा है, लेकिन पीएम मोदी ये बात जानते कि चीन के भरोसे बैठा भी नहीं जा सकता। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया था कि फर्टिलाइजर के मामले में भी भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। यानी नरेंद्र मोदी हर दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जो सामान चीन से जरूरी है, जिसकी तात्कालिक जरूरत है, तुरंत मंगवा लो। साथ साथ दूसरे इंटरनेशनल मार्केट देखते रहो।
जिससे किसी एक देश पर निर्भरता कम हो सके कि कल को वो कहे कि नहीं हम नहीं देंगे। तो भैया उतने देर में अपना मामला सेट करो, अपना हिसाब रखो। तीसरी बात, खुद अपने देश में उत्पादन करना, आत्मनिर्भर बनना, जिससे जरूरी चीजों पर को लेकर दूसरों पर डिपेंडेंसी कम हो सके। भाई भारत की ताकत तो दुनिया देख रही है कि चीन तक जो है वो दोस्ती करना चाहता है भारत से, और ये बराबरी की दोस्ती करना चाहता है। चाइना जैसा नहीं कि पाकिस्तान जैसा नहीं कि पैसा फेंका, तुम्हारा इतना माल खरीद लिया, ये सड़क हमको दे दो, ये हम ये बना देंगे, वो बना देंगे। चीन और भारत आपस में मिलकर बराबरी के साथ काम करने पर तैयार हो रहे हैं। पुतिन भी कहीं जाते हैं तो भारत से बात करके ही जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप की हालत आज देखिए क्या हो गई। भाई पूरा दरबार लगाकर बैठे हैं, खुद को दुनिया का बादशाह समझ रहे हैं, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं। जिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर यहां पर राहुल गांधी और उनका इस इकोसिस्टम उछलता रहा कि ट्रंप ने भारत का पाकिस्तान का सीजफायर करवाया, अगर उनकी इतनी ही धौंस चलती है तो रूस यूक्रेन का सीजफायर भी करवा देते। पुतिन को भी तो बुला ही थे, फिर जेलेंस्की को भी बुला लिए, यूरोप के सारे नेताओं को बुला लिए, लेकिन लोग हंस रहे हैं कि इस मीटिंग में ट्रंप की सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि जेलेंस्की सूट पहन के आ गया। बस इतना ही हासिल कर पाए ट्रंप। सीज फायर भी ट्रंप नहीं करवा सके, युद्ध रोकना तो दूर की बात है, सीज फायर भी नहीं हुआ। आज की डेट में ट्रंप कहने लगे हैं कि मैं तो सीज फायर करवाता ही नहीं, मैं तो पूरा युद्ध रुकवाने का ठेका लेता। जब से ट्रंप को पुतिन ने धोया है और उसके बाद जब से जेलेंस्की और यूरोप के सारे नेताओं ने ट्रंप की अकड़ निकाली है, तब से ट्रंप सीज फायर का नाम लेने से ही चक रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर, मैं तो सीज फायर का वर्ड भी यूज नहीं करता। सुनिए एक बार इन भाई साहब को, जो दुनिया में सीज फायर के सबसे बड़े चैंपियन बने घूम रहे थे, और यहां राहुल गांधी और कांग्रेस गिनते थे कि ट्रंप ने कितनी बार कह दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। सुनिए वही ट्रंप आज सीज फायर के बारे में कह रहे कि मैं सीज फायर क्या बात कर रहा हूं, मैं तो कभी नहीं कराया। Last week you warned of what you called severe consequences if a 30-day ceasefire or any type of ceasefire were not agreed to by Russia. Will there be severe consequences? Does that change because of I don't think you need a President Putin? ceasefire. You know, if you look at the 6 deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefires. But if you look at the 6 deals that we made peace and you know, long-term, long-running wars, I didn't do any ceasefires. ये वही ट्रंप है जो कहते रहते थे कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर उन्होंने करवाया। सीज फायर का नाम न जाने कितनी बार ट्रंप ने लिया होगा। इसी पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन का इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी को घेर रहा था, नरेंद्र सरेंडर कह रहा था, लेकिन अब ट्रंप कुछ और ही कह रहे हैं। सुनिए पहले ट्रंप क्या कहते थे, अब क्या कह रहे हैं। An immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. If you look at the 6 deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefires. यानी ट्रंप ने आखिरकार मान लिया कि उन्होंने कोई सीज फायर नहीं कराया आज तक, और इसलिए जो भारत का पक्ष था वो साबित होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर भारत के मनमर्जी से हुआ है, ट्रंप के कहने से नहीं हुआ, और आज ट्रंप ने मान लिया। ये बातें ट्रंप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि सीज फायर करवाना कोई खेल नहीं। भारत पाकिस्तान का सीज फायर इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान खुद से आकर गिड़गिड़ाया था, लेकिन ट्रंप बिना बात के सीज फायर के चैंपियन बन गए और क्रेडिट के खेल में भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात आए दिन करने लगे। अब इन्हीं ट्रंप से यूक्रेन और रूस का सीज फायर नहीं हो पा रहा, क्योंकि पुतिन ने ट्रंप को कह दिया कि रूस सीज फायर कर लेगा, लेकिन यूक्रेन को क्रीमिया और डोनबास वापस नहीं करेगा। लेकिन जेलेंस्की ने भी कह दिया कि यूक्रेन कभी भी क्रीमिया समेत अपने किसी जमीन पर दावा नहीं छोड़ेगा। ट्रंप ने जेलेंस्की को लालच दिया कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा, फिर भी अमेरिका उसकी सुरक्षा की गारंटी ले लेगा। लेकिन जेलेंस्की ने भी कह दिया कि रूस ने युद्ध शुरू किया था, अब इसे खत्म करना भी उसी की जिम्मेदारी। दरअसल ट्रंप को युद्ध विराम करवाने और फिर उसका क्रेडिट लेने का चस्का लगा हुआ था। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। ट्रंप इस फिराक में थे कि किसी भी तरह रूस यूक्रेन जंग रुकवा दे और उसका क्रेडिट लूट ले। ट्रंप को लगा था कि वो जेलेंस्की को धमकी देकर कहेंगे कि रूस ने जो कब्जा कर लिया है छोड़ दो, और जेलेंस्की मान जाएंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो ट्रंप कहने लगे कि अगर जेलेंस्की नेटो सदस्यता की जिद छोड़ दें तो यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका ले लेगा। लेकिन ट्रंप पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। इसलिए आप देखिए कि ट्रंप से मुलाकात के दौरान जेलेंस्की के साथ यूरोपीय देशों के नेता भी मौजूद थे, ताकि ट्रंप जेलेंस्की को धमका ना पाए। पूरी दुनिया समझ चुकी है कि ट्रंप को सिर्फ अपना मुनाफा दिखता है।
उन्हें सिर्फ डील की बातें समझ में आती। इसलिए ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर ट्रंप को एक डील ऑफर की। ऑफर यह है कि यूक्रेन अमेरिका से 8,70,000 करोड़ रुपए के हथियार और ड्रोन खरीदेगा। यूक्रेन को यह पैसा यूरोपीय देशों से मिलेगा, लेकिन शर्त यह होगी कि अमेरिका को यूक्रेन को सिक्योरिटी की गारंटी देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी गारंटी के तहत यूक्रेन ने अमेरिका से कम 10 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड की है, ताकि वो रूसी हमलों से अपने शहरों और बुनियादी ढांचों की सुरक्षा कर पाए। अब आप सोचिए, ट्रंप युद्ध रुकवाने निकले थे, सीज फायर तक करा नहीं पा रहे, और इस मीटिंग में निकला क्या कि यूक्रेन अमेरिका से 8 लाख करोड़ का हथियार खरीदेगा, बस, और हथियार की डील करके हो गए शांत। इसी ऑफर को सुन के ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए। वो भाई सीज फायर करवाना भूल गया, उनको पैसा दिखने लगा बिजनेसमैन को, क्या अरे यार 8 लाख करोड़ का हथियार कर देगा, लाओ लाओ इधर लाओ। ट्रंप कहने लगे कि सीज फायर होना या ना होना तो ज़ेलेंस्की और पुतिन पर निर्भर करता है, वो तो सिर्फ शांति चाहते हैं। लेकिन जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने जब ट्रंप से पूछा कि सीज फायर के बिना शांति कैसे आएगी, तो ट्रंप ने सीज फायर से कैसे पल्ला झाड़ लिया, देखिए एक बार ट्रंप को। We all would like to see a ceasefire, the latest from the next meeting on. I can't imagine that the next meeting would take place without a ceasefire. So let's work on that, and let's try to put pressure on Russia, because the credibility of these efforts we are undertaking today, are depending on at least a ceasefire from the beginning of the serious negotiations from next step on. Well, we're going to let the president go over and talk to the president, and we'll see how that works out, and if we can do that. यानी ट्रंप के मुंह से सीज फायर शब्द भी नहीं निकल रहा। भाई इतना अंडर कॉन्फिडेंट हैं कि इनको ये बोलते नहीं बन रहा कि हाँ मैं करा दूंगा ना, अगली मीटिंग के पहले सीज फायर करा दूंगा। जो पूरी दुनिया में सीज फायर के चैंपियन बने घूम रहे थे। यहां तक कि ज़ेलेंस्की से पूछा गया, एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप मैप में बदलाव के लिए तैयार हैं क्या। ज़ेलेंस्की ने पूरा घुमा दिया, जलेबी छान दी, लेकिन मैप पे कुछ नहीं बोले। इसका मतलब वो आदमी जमीन छोड़ेगा नहीं। रूस बिना जमीन लिए मानेगा नहीं। तो ट्रंप जो ये सब कर रहे हैं, ये सब दिखावे के लिए ठीक है, 8 लाख करोड़ की डील ले लो, ये कर लो, वो कर लो, उनसे युद्ध नहीं रुक रहा बॉस। उनकी बेइज्जती हो रही है कि इनसे भाई साहब से हो ना पा रहा, लेकिन ट्रंप किए जा रहे हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि यही ट्रंप, यही अमेरिका, ट्रंप तो नहीं थे तब, बाइडेन थे, यही अमेरिका और यही नेटो देश मिलकर यूक्रेन को 3 साल से 4 साल से पंप करते रहे कि लड़ना भाई, तू लड़, तू हक की लड़ाई लड़ रहा, तू अपनी जमीन काहे छोड़ेगा भाई, तू लड़, रशिया से लड़ता रहे, हम हथियार देंगे, हम पैसा देंगे, ये करेंगे। और आज अचानक से सब बैठ गए एक साथ और कहने लगे कि भाई एक काम कर, ट्रंप भैया कह रहे हैं कि जमीन छोड़ दे, जमीन भूल जा, तू, हम तेरे को सुरक्षा देंगे। अरे सुरक्षा देंगे? जमीन ही भूल जानी थी तो ये युद्ध तो कभी भी रुक जाना था। लेकिन ये विदेशी कंट्रीज जो है ना, पश्चिमी देश, यही उनका दोहरा रवैया है। ईमानदारी है ही नहीं है इनके अंदर। खैर, ईमानदारी की बात हो रही है तो ईमानदारी की पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं। पाठशाला में अगला चैप्टर, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक राहुल गांधी के वोट चोरी वाले एटम बम की कैसे धज्जियां उड़ गई हैं। पीएम मोदी ताबड़तोड़ मीटिंग्स कर रहा है, उधर राहुल गांधी एंड टीम का हर झूठ कैसे पकड़ा जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडी वो कौन सा कैंडिडेट लाया कि हंगामा मच गया। अब इन सब के बारे में आपको बताता हूं। 3 दिन से राहुल गांधी पूरा दम लगाए हुए हैं कि चुनाव आयोग का नाम लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल कैसे बन जाना है। इसके लिए बिहार में रोड शो कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़कर नारे लगवाए जा रहे हैं। राहुल गांधी को लगता है कि यह सब करके बिहार में इंडी गठबंधन का माहौल बन जाएगा, लेकिन राहुल गांधी जो सोच रहे हैं उसका उल्टा होता चला जा रहा है, क्योंकि मोदी के खिलाफ माहौल बनाने चले राहुल गांधी और उनके दावे आए दिन एक्सपोज हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ऐसा ही हुआ जब 3 मामलों में राहुल और इंडी गठबंधन के दावे एक्सपोज हो गए। पहला, ये लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई है। राहुल गांधी बार बार महाराष्ट्र का नाम ले रहे थे, कह रहे थे कि महाराष्ट्र में चुनाव चोरी कर लिया गया। लेकिन जब महाराष्ट्र का केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां सिरे से खारिज हो गया, मैंने आपको बताया था। दूसरा, ये लोग जिस चुनावी सर्वे एजेंसी के डेटा के आधार पर महाराष्ट्र में खेला होने का दावा कर रहे थे, उस सर्वे एजेंसी ने आज मान लिया कि गलत डेटा निकालकर उसने अपना गलत एनालिसिस पेश किया था। इस पर सर्वे एजेंसी ने सॉरी बोल दिया है। तीसरा, राहुल गांधी बिहार में जिन लोगों का वोट कटने का दावा कर रहे थे,
जिनको सामने लाकर वीडियो बनवा रहे थे, अब वही लोग कह रहे हैं कि वोट तो कटा ही नहीं। यानी साफ साफ झूठ और भ्रम की खुल्लम खुल्ला पॉलिटिक्स चल रही। राहुल गांधी कैसे एक्सपोज होते जा रहे हैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले इस मुद्दे पर मचे घमासान का ट्रेलर देख लीजिए कि क्या क्या आज हुआ है। गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो हमें मंजूर नहीं है। इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। किस तरह से इस देश में झूठ और भ्रम की राजनीति चलती है, यह हमने 2024 के चुनावों में ऑलरेडी देख रखा है। संविधान बदलने के नाम पर इतना झूठ फैला दिया गया कि लोग धोखा खा गए। उसी का नतीजा हुआ कि इंडी गठबंधन को कुछ सीटें ज्यादा मिल गई। अब राहुल गांधी और इंडी गठबंधन वही फॉर्मूला फिर निकाल कर ले आया। इस बार इसको वोट चोरी का नाम दे दिया और इस पर जितने झूठ हो सकते थे उतने झूठ आए दिन फैलाए जा रहे हैं, और वो भी ताल ठोक ठोक के, जबकि इनके एक एक दावे एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। जैसे ये लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी हो गया, वोटर घटाए बढ़ाए गए, वोटर लिस्ट में खेला हुआ। राहुल गांधी बार बार ये बात कहते रहे और राहुल गांधी की इस बात को सच्चा साबित करने के लिए कांग्रेस के नेता और उनका इकोसिस्टम कोई भी डेटा कहीं से उठाकर दिखाने लगता है। ऐसा ही एक डेटा पर ये लोग आज एक्सपोज हो गए। चुनावी सर्वे करने वाली एजेंसी है CSDS। उसने महाराष्ट्र का एक डेटा बताया था जिसमें लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के वोटर्स की तुलना करते हुए 2 विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़े दिए गए। इसके मुताबिक लोकसभा चुनाव में रामटेक विधानसभा में 4,66,203 वोटर, जबकि विधानसभा चुनाव में रामटेक में 2,86,931 वोटर थे। यानी 2 चुनावों के बीच 1,79,272 वोटर कम हो गए। इसी तरह लोकसभा चुनाव में देवलाली में 4,56,072 वोटर थे। विधानसभा चुनाव में देवलाली में 2,88,141 वोटर होने का दावा CSDS ने किया। यानी उनके मुताबिक यहां भी 2 चुनावों के बीच में 1,67,931 वोटर कम हो। जैसे ही CSDS का यह डेटा आया, कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ उठा लिया, इसे वायरल करने में जुट गए। कांग्रेस के नेता ट्वीट करने लगे। डेटा के आधार पर कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी का आरोप भी ठोक दिया कि ना गो चोरी हुई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि 6 महीने के अंदर महाराष्ट्र के रामटेक और देवलाली से करीब 40% मतदाता या तो हमेशा के लिए चले गए या फिर उनका निधन हो गया। पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग चाहता है कि हम इस आंकड़े पर यकीन कर लें, लेकिन पवन खेड़ा को यह ट्वीट, आप देखिए उनका ट्वीट आपको दिखा रहा हूं, यह ट्वीट डिलीट करना पड़ गया है क्योंकि जिस सर्वे एजेंसी CSDS के डेटा को आधार बनाकर ये लोग गड़बड़ी के आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि देखो राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, उस एजेंसी ने खुद सामने आकर अपने डेटा पर माफी मांगी। सर्वे एजेंसी CSDS ने कहा कि महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट के लिए तहे दिल से माफी चाहते हैं। 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों की तुलना करते समय गलती हो गई। दिए गए आंकड़ों को हमारी डेटा टीम ने गलत पढ़ा। ट्वीट को अब हटा दिया गया है। हमारा किसी भी प्रकार की गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था। अब सवाल एक बेसिक सा यह है कि पिछले साल करीब अक्टूबर में महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, अभी हम अगस्त के महीने में, इनको 10 महीना ऑलमोस्ट लग गया यह समझने में कि इनकी टीम से डेटा समझने में गलती हुई है। CSDS को 10 महीना लग गया और यह सिर्फ इत्तेफाक है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने वो केस ही खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ है, और अगले ही दिन CSDS माफी मांग लेता है। 10 महीना में इनको माफी मांगने का नहीं सूझा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अगले दिन माफी मांग लिए कि हमसे गलती हो गई थी। जैसे ही CSDS ने अपने गलत डेटा के लिए माफी मांगी, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने धीरे से ट्वीट डिलीट कर दिया। अब आप सोचिए किस तरह की राजनीति हो रही है। पवन खेड़ा ने कोई माफी नहीं मांगी, सीधा ट्वीट डिलीट मार दिया। बीजेपी ने आज इसी पर कांग्रेस की जमकर क्लास लगा दी। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा इस पे ट्वीट करते हैं, फिर डिलीट करते हैं। राहुल गांधी के बेबुनियाद आरोप भी CSDS के डेटा पे आधारित हैं। 40 घंटे तक ये जो झूठ परोसा गया,
जो अफवाहों का बाजार गर्म किया हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, निर्वाचन आयोग पे बेबुनियाद सवाल उठाने के लिए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? हालांकि बीजेपी के समर्थक तो बीजेपी से भी पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने झूठ और भ्रम फैलाया तो सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करती? खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके माफी कब मांगेंगे, ये देखिए गलती कर दी, वो गलती कर दी, यही बोलते रहेंगे। जिस रामटेक विधानसभा से हारने के बाद कांग्रेस और इंडी गठबंधन सवाल उठा रहा था और सीएसडीएस के डेटा के आधार पर 40% वोट कटने का आरोप लगा रहा था, उसकी सच्चाई भी आपको बताता हूं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस शिवसेना उद्धव गुट का गठबंधन था। रामटेक सीट से कांग्रेस खुद लड़ना चाहती थी, लेकिन यह सीट शिवसेना उद्धव गुट को मिल गई, जिसके बाद गठबंधन में कलह हो गई। कांग्रेस के दो नेताओं राजेंद्र मुलक और चंद्रपाल चौकसी ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया। राजेंद्र मुलक महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार के दौरान मंत्री रह चुके थे, वो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। जबकि चंद्रपाल चौकसी 2004 में कांग्रेस के टिकट से रामटेक से विधानसभा चुनाव लड़ चुके। कांग्रेस के दोनों नेताओं के निर्दलीय लड़ने से रामटेक में वोट बढ़ गए और यह सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना जीत गई। शिंदे शिवसेना को 1,07,967 वोट मिले। दूसरे नंबर पर राजेंद्र मुलक को 81,412 वोट मिले। तीसरे नंबर पर शिवसेना उद्धव गुट को 5,501 वोट मिले और चौथे नंबर पर चंद्रपाल चौकसी को 3,254 वोट मिले। यानी अगर गठबंधन में कलह न होती और कांग्रेस अपने बागी नेताओं को समझा लेती तो यह हाल नहीं होता, लेकिन ये लोग तो वोट चोरी तक पे चले गए और इंडी गठबंधन यहां से चुनाव जीत सकता था, लेकिन हार गया। आप ये भी देखिए कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और आपसी कलह की वजह से भी जो हार मिली उसका ठीकरा भी बीजेपी और चुनाव आयोग पे ये लोग फोड़ देते हैं। लेकिन सीएसडीएस के आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस ने माहौल बना दिया कि रामटेक में तो 40% वोट काट दिए गए थे। यहां पर सीएसडीएस ने कितनी बड़ी गलती कर दी डेटा एनालिसिस में, आपको वो भी बताता हूं। चुनाव के नतीजे फॉर्म 20 में चुनाव आयोग जारी करता है, जो आसानी से चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है। इसके मुताबिक अगर आप देखिएगा तो जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, रामटेक की सीट की अगर आप बात करेंगे तो लोकसभा 2024 में कितने वोट यहां पर पड़े, कितने वोटर थे? 2,76,827 वोटर थे यहां पर लोकसभा चुनाव में। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देखेंगे, विधानसभा में 2024 में 2024 में 2,87,301, यानी वोटर बढ़ गए बॉस, कोई वोटर घटा नहीं है। यानी दो चुनावों के बीच रामटेक में 10,474 वोटर बढ़े, यानी 3% करीब बढ़े, जबकि कांग्रेस इसी रामटेक में 40% वोटर कटने का आरोप लगा रही थी। सच्चाई सामने आने के बाद भी राहुल गांधी और इंडी गठबंधन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आपको कल ही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव में गड़बड़ी की याचिका खारिज हो गई है महाराष्ट्र वाली, लेकिन इंडी गठबंधन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मान रहा। संजय राउत कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो हमें मंजूर नहीं है। एक बार सुनिए संजय राउत। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विश्वास नहीं करते, लोकतंत्र में जनता के फैसले पर विश्वास नहीं करते। बॉस, आपको नहीं मानना है मत मानिए। अगर आपकी सीटें नहीं आ रही हैं तो अपने अंदर झांकने के बजाय तुम गलत बोलने से क्या हो जाएगा? एक तरफ तो ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, दूसरी तरफ चुनाव आयोग को धमकी दे रहे। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है उसका हिसाब होगा। जब इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो चुनाव आयुक्तों को हम देख लेंगे। देखिए एक बार जरा सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। अब आप अच्छी तरह सुनिए, और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है, लेकिन श्री जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई
कई लोग तो ये भी पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जो आदमी प्रधानमंत्री है भी नहीं, वो अभी से धमका रहा है कि भाई मैं आऊंगा अगर सत्ता में तो मैं तीनों को देख लूंगा, चुनाव आयुक्त को देख लूंगा, इनको देख लूंगा, उनको देख लूंगा। और जो व्यक्ति अभी प्रधानमंत्री है वो कुछ क्यों नहीं करते? झूठ और भ्रम जो फैलाया जा रहा है उसको लेके क्या एक्शन हो रहा है? लेकिन अब इन लोगों को यही लगता है कि झूठ और भ्रम की इस राजनीति से ही सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। तेजस्वी यादव ने आज कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यानी माहौल तो खूब बनाया जा रहा है, लेकिन जिसे मुद्दा बनाकर माहौल बनाया जा रहा है वो मुद्दा इनका एक्सपोज होता चला जा रहा है। बिहार में अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी उन लोगों से मिल रहे हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। औरंगाबाद में राहुल गांधी ने ऐसी ही एक महिला वोटर रंजू देवी से मुलाकात की थी। रंजू देवी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से कहा था कि उनके परिवार के 6 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। एक बार रंजू देवी को सुन लीजिए, कल उन्होंने क्या कहा था, फिर इस पूरे मामले पर आज रंजू देवी ने क्या खुलासा किया है वो दिखाता हूं। वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितनी बार वोट दिया है? मतलब कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। जिन रंजू देवी से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी और वोटर लिस्ट से नाम कटने का आरोप लगा था, उसकी सच्चाई तो कुछ और ही निकली। खुद रंजू देवी ने सामने आकर सच्चाई बताई। रंजू देवी के मुताबिक गांव के वार्ड मेंबर और सचिव उनके पास आए, वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि आपके परिवार के 6 लोगों के नाम काट दिए गए। फिर कहा कि राहुल और तेजस्वी के पास चलिए, उनसे कहो कि नाम काट दिया है तो राहुल गांधी और तेजस्वी नाम जुड़वा दे। यानी पूरा मामला सेट करके बनाया गया था। बताइए, रंजू देवी खुद बता रही हैं कि कैसे बिहार की मासूम जनता को बरगला के, और वहां जो फोटो आप चल रहा था उसमें बाइट ले ली गई कि भाई मेरे तो 6 लोगों का नाम नहीं, और इसके आधार पर वोट चोरी का माहौल बन रहा है। राहुल गांधी के आरोपों का फैक्ट चेक खुद रंजू देवी ने कर दिया। रंजू देवी कह रही हैं कि वो गांव की औरत है, जो बोलने के लिए बोला गया बोल दी, उतना नहीं समझी कि क्या तिकड़म ये लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बिहार में लोग कितने गंभीर हैं, यह अब सामने आने लगा है। कांग्रेस दावा कर रही है कि बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में भारी भीड़ आ रही, लोग राहुल गांधी को सुनने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं। पुदुचेरी कांग्रेस ने एक तस्वीर शेयर करके दावा किया कि राहुल गांधी की यात्रा में हजारों की भीड़ आ रही। यहां भी कांग्रेस ने गड़बड़ कर दी। पुदुचेरी कांग्रेस ने जो तस्वीर शेयर की वो इसी साल महाराष्ट्र में हुई बैलों की रेस की थी। यानी कांग्रेस को अब बैलों की रेस में आई भीड़ का वीडियो तस्वीर शेयर करने के लिए करके, और राहुल गांधी की रैली में भीड़ आ रही है, माहौल बनाना पड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि राहुल की यात्रा को वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा जैसा उम्मीद की जा रही। ये तस्वीरें कल औरंगाबाद की हैं, जहां खाली सड़क से राहुल गांधी का काफिला गुजर रहा था। यह भी दिखा था, कहीं भीड़ है कहीं नहीं भी है। बिहार चुनाव में राहुल गांधी लेकिन लगे हुए हैं। इससे पहले अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। नरेंद्र मोदी ने पहले ही उपराष्ट्रपति चुनाव पर बड़ा दाव चलते हुए विपक्ष को फंसा दिया था। आज इंडी गठबंधन ने भी अपना कैंडिडेट घोषित किया और खुद फंस गए। इंडी गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बी सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए के सीपी राधाकृष्णन से होगा, जिनके नाम का ऐलान कल ही बीजेपी ने कर दिया था। इंडी गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट घोषित किया। लेकिन इनके बारे में भी आपको बताता हूं। बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। अब लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि जो इंडी गठबंधन जजों को लेकर इतना हंगामा मचाता रहा, नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए क्या क्या नहीं कहता रहा कि अरे गोगोई साहब को कैसे संसद ले आए, ये वो, उसने खुद ही उपराष्ट्रपति चुनाव में जज को उतार दिया। यूपीए सरकार के दौरान ही बी सुदर्शन रेड्डी 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। रिटायरमेंट के बाद जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को 2013 में कांग्रेस ने गोवा का पहला लोकायुक्त बनाया था। इसको लेकर भी काफी विवाद हुआ था। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की गोवा के लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति की पारदर्शिता पर सवाल उठे थे। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच का हिस्सा भी थे जिसने भोपाल गैस कांड केस रीओपन करने से मना कर दिया था। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार के सलवा जुडूम पर रोक लगा दी थी। सलवा जुडूम को असंवैधानिक बता दिया था। सलवा जुडूम के तहत ग्रामीणों को ट्रेनिंग देकर नक्सलवाद को खत्म करने की मुहिम चलाई जा रही थी। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी उन 25 लोगों में से एक थे जिन्होंने जुलाई 2024 में राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर इजरायल से हथियार नहीं खरीदने की मांग की थी।
जस्टिस सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के उस एक्सपर्ट पैनल के हेड भी थे जिसने जाति सर्वे पर सुझाव दिए थे। अब सोशल मीडिया पे सब चल रहा है कि भाई ऐसे व्यक्ति को कैंडिडेट बना रहा है इंडिया अलायंस, जिसके जीतने के चांस भी नहीं है और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो उसको लेके हंगामा मचा हुआ है, लेकिन चल रहा है। खैर, इंडिया अलायंस किसके साथ है वो तो आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी किससे मिले थे, क्या हुआ था, अब उसका चैप्टर खोलता हूं। अंतरिक्ष से लौटे शुभांशु शुक्ला और पीएम मोदी की मीटिंग का वो वीडियो आ गया जो हर भारतीय को गर्व से भर देगा। 40 मंजिल से ऊंचा रॉकेट। भारत अब कौन से गजब के मिशन पर काम कर रहा है, आज इसके बारे में भी आपको बताता हूं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए पीएम मोदी ने भारत के मिशन गगनयान और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का जिक्र किया। पीएम जानते थे कि शुभांशु शुक्ला को जो होमवर्क दिया है वो उसे पूरा करके ही लौटे, और जब शुभांशु शुक्ला सफल मिशन के बाद दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से मिले तो उन्होंने सबसे पहले इसी होमवर्क को लेकर अपडेट दिया, क्योंकि यह सिर्फ शुभांशु शुक्ला को दिया गया होमवर्क नहीं था, बल्कि भारत के फ्यूचर स्पेस मिशंस का ब्लूप्रिंट था। आज पाठशाला में आपको दिखाऊंगा कि कैसे शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष में जाना और वहां से सुरक्षित लौटना भारत के लिए मील का पत्थर बना। पीएम मोदी से उनकी क्या बात हुई, साथ ही इसरो 40 मंजिला कौन सा ऐसा मिशन तैयार कर रहा है जो दुनिया में बहुत बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान शुभांशु शुक्ला ने उन्हें खास गिफ्ट भी दिया। शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी को वो तिरंगा भेंट किया जिसे वो अपने साथ अंतरिक्ष लेकर गए थे, और जितने दिन स्पेस स्टेशन में रहे ये तिरंगा वहां लहराता रहा। ये तिरंगा इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि ये स्पेस में भारत के ह्यूमन मिशन के नए युग का सिंबल बन चुका है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास में शुभांशु शुक्ला को गले लगाकर उनका स्वागत किया। शुभांशु शुक्ला ने पीएम को अपनी अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी तस्वीरें दिखाई और दिखाया कि अंतरिक्ष से भारत और बाकी धरती कैसी दिखती। पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला के साथ बातचीत में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उनके मिशन की भी पूरी जानकारी ली। सुनिए पीएम मोदी और शुभांशु शुक्ला के बीच क्या बात हुई। मैंने जो आपको होमवर्क कहा था तो उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है? बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है सर, और लोग काफ़ी हंसे थे मेरे साथ। उस मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे चढ़ाया भी था कि आपके प्रधानमंत्री ने आपको होमवर्क दिया है। दिया तो है, और बहुत ज़रूरी है सर। हमें इस बात का आभास था, मैं गया ही इसलिए था। मिशन तो एक सक्सेसफुल हुआ है सर, हम लोग वापस आ गए हैं, लेकिन ये मिशन अंत नहीं है, मिशन तो शुरुआत है। तो मैंने उसी दिन भी कहा, आपने उस दिन बोला था सर, हमारा पहला कदम है, पहला कदम है सर। तो इस पहले कदम का मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि हम कितना कुछ इससे सीख के हम वापस ला सकते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष जाना, वहां 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त बिताना और सुरक्षित धरती पर लौटना, यह पीएम मोदी के भारत के स्पेस मिशन का ब्लूप्रिंट। 2 साल बाद भारत अपना पहला ह्यूमन मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसके बाद भारत स्पेस में अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों की बराबरी में खड़ा हो जाएगा। और इसकी तैयारी के लिए ही भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने शुभांशु शुक्ला को 550 करोड़ रुपए खर्च करके अंतरिक्ष में भेजा। दुनिया जिसे मिशन एक्सियोम 4 के नाम से जान रही थी, वो पीएम मोदी और भारत के लिए एक स्पेशल मिशन था। इस मिशन का मकसद अंतरिक्ष में जाकर मिशन गगनयान की कामयाबी का ब्लूप्रिंट तैयार करना था। मिशन गगनयान के जरिए पीएम मोदी ने भारत को अंतरिक्ष का बड़ा खिलाड़ी बनाने का सपना देखा है। 21,000 करोड़ रुपए के बजट वाला यह प्रोजेक्ट अंतरिक्ष में मानव भेजने का भारत का पहला प्रोजेक्ट है। इसका लक्ष्य 2027 में 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना है। मिशन एक्सियोम 4 में शुभांशु शुक्ला ने पायलट की भूमिका निभाई। इसमें उन्होंने अंतरिक्ष यान की कक्षा, गति और डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रक्रिया की निगरानी की, उसकी रियल टाइम चुनौतियों को जाना समझा। उनका यह अनुभव मिशन गगनयान में स्पेसक्राफ्ट को ऑपरेट करने, नेविगेशन और इमरजेंसी मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाने वाला है। पहला एक बार एक कोई भारतीय आया जी सर, तो भारतीय को देख करके उनके मन में क्या रहता है, क्या पूछते हैं, क्या बात करते हैं, ये बाकी जो दुनिया के देश के लोग होते हैं? जी सर, मेरा पर्सनल अनुभव जो रहा है सर पिछले 1 साल में, मैं तो जहाँ भी गया, जिससे भी मिला, सभी लोग बहुत खुश हुए मुझसे मिलके, बहुत एक्साइटेड थे बात करने में, आके मुझसे पूछने में कि मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबको इसके बारे में मालूम था कि भारत
स्पेस के क्षेत्र में क्या कर रहा है। सबको ये इस बारे में जानकारी थी और सब मुझसे ज़्यादा तो कई लोग थे जो गगनयान के बारे में इतना एक्साइटेड थे, जो आके मुझसे पूछ रहे थे कि आपका मिशन कब जा रहा है। एंड मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे मुझसे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए, और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। तो मुझे लगता है सर कि बहुत ज़्यादा उत्साह है। गगनयान भारत को स्पेस में मजबूती से स्थापित करने की पहली सीढ़ी बनेगा, लेकिन पीएम मोदी इससे भी आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। मिशन गगनयान के अलावा भारत का टारगेट साल 2028 तक खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करने का है, जिसका नाम BAS यानी भारत अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसके अलावा भारत का लक्ष्य साल 2040 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने का भी। यह स्पेस सेक्टर में भारत को स्थापित करने के पीएम मोदी के विजन की ही ताकत है कि आज भारत की स्पेस इकोनॉमी करीब 70,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई है, जिसके आने वाले समय में करीब 4 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंचने की उम्मीद है। पीएम मोदी और स्पेस स्टेशन से लौटे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के बीच बातचीत ने स्पेस में भारत की बढ़ती ताकत की जो झलक दिखाई, उसे दुनिया भी मान रही। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने एक बार फिर अपने बाहुबली रॉकेट से दुनिया को हैरान करने की तैयारी की है। इसरो के चीफ वी नारायणन ने ऐलान किया है कि भारत एक ऐसा विशाल रॉकेट बना रहा है जो 75 टन तक भारी वजन को अंतरिक्ष ले जा सकेगा। इसरो चीफ के मुताबिक यह रॉकेट 40 मंजिला इमारत के जितना ऊंचा होगा और 75,000 किलोग्राम वजन को स्पेस में लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकेगा। लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी से 600 से 990 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है, जिसमें कम्युनिकेशन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रखे जाते हैं। इसरो चीफ ने बताया कि भारत को पहले रॉकेट SLV-3 केवल 17 टन वजन का था और सिर्फ 35 किलोग्राम वजन का सैटेलाइट स्पेस में ले जा सकता था, जबकि इसरो का नया रॉकेट उससे 2000 गुना ज्यादा वजन अंतरिक्ष में ले जा सकेगा। अभी इसरो का सबसे भारी रॉकेट LV-M3 है, जो 10,000 किलोग्राम तक का पेलोड स्पेस में ले जा सकता है। यानी इसरो का नया रॉकेट इससे भी 7 गुना ज्यादा वजन लेकर उड़ान भरेगा। सबसे खास बात यह है कि इसरो ने इस रॉकेट को स्वदेशी तकनीक इस्तेमाल करके तैयार किया है, जो स्पेस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाता है। यानी भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। और शुभांशु शुक्ला के साथ जो तस्वीरें हैं वो देश को गर्व से भर देने वाली हैं। भारतीय रेलवे ने क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए नया और अनोखा कदम उठाया है। वाराणसी में 70 मीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर देश का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम बिछा दिया गया है। रेलवे ट्रैक के बीच जो खाली जगह होती है उसे इस्तेमाल करके ये सोलर पैनल लगाए गए हैं। इससे न सिर्फ जमीन की बचत हो रही है, बल्कि रेलवे का खर्चा भी कम हो रहा है।